Hello guys, I'm back with part 2 of CSET without pen and paper as it was highly demanded. Today we will solve some more questions from the latest PYQs and we will see how those questions can be solved under 10 seconds without going into the calculation mode. This is about me. My name is Aman Bansal. The main purpose of the video is that students do not read the instructions properly. वो फालतू में कैलकुलेशन मोड के अंदर चले जाते हैं. कैलकुलेशंस कुछ क्वेश्चन में ज़रूरत ही नहीं होती. आपको सिर्फ स्मार्टली उस क्वेश्चन को ओवरव्यू लेना होता है और बिना कैलकुलेशंस के वो क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं. देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और कैसे हैं ऐसे. जैसा कि मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ एन अननोन वेरिएबल्स एंड इफ़ वी हैव n इक्वेशंस एसोसिएटेड विद दोज n अननोन वेरिएबल्स. मतलब अगर n वेरिएबल्स की आपके पास n इक्वेशंस हैं तो आप सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन उसी के बेसिस पे था. इस क्वेश्चन में देखिए क्या है 65 क्वेश्चन में. इसमें क्या है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्स वाई जेड. तो मतलब पहली इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी. मान लो कोई भी मैंने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, वो तो पता होगा मुझे कितना अमाउंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया. लेट अस से वो मान लो 100 मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, तो मेरे पास इसमें कितने वेरिएबल्स बन रहे हैं? 3 वेरिएबल्स बन रहे हैं. एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल z है. 3 वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन मुझे मिल चुकी है. ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं और एक इक्वेशन मुझे मिल चुकी है ऑलरेडी. ठीक है, अब देखते हैं आगे कितनी इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन बोल रही है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि x रिसीव्ड दिस. तो दूसरी इक्वेशन मेरे को यहाँ से मिल जाएगी. ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोल रही है y रिसीव्ड दिस. तीसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी और तीनों की तीनों इक्वेशन अपने में इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं. तीनों इक्वेशंस के अंदर तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं. तो हमें 3 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल्स मिल चुके हैं. अगर हमें 3 इक्वेशंस और उसी 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स मिल जाएं तो हम उस तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो एक क्लासिक केस हो गया कि अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ कर लूँ और मेरे पास ये ओरिजिनली एक इक्वेशन दी हुई थी तो मैं इन सब की वैल्यूज निकाल सकता हूँ. मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट, तो इजीली मैं आंसर निकाल दूंगा. कैन नॉट बी, हाँ आंसर सी हो जाएगा इसका. किसी भी अकेली एक स्टेटमेंट से सॉल्व नहीं होगा. मेरे को दोनों स्टेटमेंट्स चाहिएंगी तभी मेरी 3 इक्वेशंस बन पाएंगी, क्योंकि वेरिएबल्स मेरे पास 3 है तो 3 इक्वेशंस मुझे चाहिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये 2022 में आया था. इस क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमको पता है कि 1 से डिफर करते हैं. लेट अस से पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मैंने x माना. ठीक है, तो दूसरा मैं x+1 मान लेता हूँ. ठीक है, उसके अगला जो हो x+2 मान लेता हूँ. ठीक है, एक कंसेक्यूटिव इंटीजर मैंने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर मैंने माने. एक x है, एक x+1 है, एक x+2 है. अब वो बोल रहा है इन तीनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ देम. तो सम ऑफ देम ये होगा प्लस x+2. ठीक है, अब आप देखिए ये क्या है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी. ये एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी इन वेरिएबल x वेरिएबल के अंदर ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि यहां से ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट हो रहे हैं तो x की पावर क्यूब आएगा. जब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स भी 3 ही आएंगे. क्यों? क्योंकि इसके सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं. तो सीधा आंसर ओनली 3. आपको कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है. सीधा आपको दिख रहा है कि 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट है तो 3 क्यूबिक इक्वेशन बनेगी और उन सबका सम है, तो आंसर सीधा सी आ गया. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये भी n इक्वेशन n वेरिएबल के कंसेप्ट पे है. अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल PQR. तो हमें एक इक्वेशन दे दी P + Q + R = 50. ठीक है, अब इसमें 3 वेरिएबल्स हो गए, एक P हो गया, एक Q हो गया, एक R हो गया. ठीक है, और एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है. तो लिख लेते हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल बन चुके हैं, एक इक्वेशन बन चुकी है. ठीक है, उसके बाद हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दे दी है, तो मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल रह गए. अब 3 वेरिएबल नहीं है, हमारे पास 2 वेरिएबल रह गए. ठीक है, क्योंकि Q की वैल्यू हमें दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है 16. ठीक है, हमारे पास 2 वेरिएबल रह गए P एंड R. ठीक है, अब अगर मेरे पास क्या हो गया, 2 वेरिएबल रह गए और एक इक्वेशन है. ठीक है, अब मेरे को अगर कहीं से एक और इक्वेशन मिल जाए, क्योंकि मेरे को 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिएंगी. एक इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है जो कि ये वाली है, मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए, तो एक और इक्वेशन अगर मेरे को मिल जाएगी तो मैं इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सॉल्व कर पाऊंगा. ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे को इक्वेशन मिल रही है कि नहीं वाली. ये बोल रहा है P इज नॉट मोर देन R, तो मतलब P इज लेस देन इक्वल टू R. दूसरा बोल रहा है R इज नॉट मोर देन P. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूं तो मेरे पास आ रहा है P इज इक्वल टू R. ठीक है, ये दोनों अपने में इनइक्वालिटीज हैं. ठीक है, ये दोनों अपने में इनइक्वालिटीज है, लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो मैं एक नई इक्वेशन बना पाता हूं इक्वालिटी की फॉर्म में. ये जो इक्वेशन होती है, ये जो इक्वेशंस हम लेते हैं, ये इक्वालिटी की फॉर्म में होनी चाहिए. हम सारी इनइक्वालिटीज में नहीं होनी चाहिए. तो इक्वालिटी की फॉर्म में एक इक्वेशन मेरे को ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन मेरे को ये मिल गई, 2 इक्वेशन मिल गई, 2 वेरिएबल हैं, दोनों सॉल्व हो सकते हैं. तो इन दोनों को यूज करके मैं P की वैल्यू निकाल सकता हूं. आंसर हो जाएगा C. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला भी n इक्वेशन n वेरिएबल के कंसेप्ट पे है. लेट्स से P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है.
इससे पहले कंसेप्ट समझते हैं। मान लो ये दोनों है, एक क्यू पी और क्यू है, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ पी और आर के बीच में, इसमें भी ऐसे कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मान लो ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। अब मुझे ये नहीं पता कि आर और क्यू ईस्ट और नॉर्थ के कंपैरिजन में कितने एंगल पे हैं, इनका ईस्ट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, ठीक है। तो मेरे को अगर दो इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए होगा तो इनके लिए मेरे को एक थीटा मेरे को इसके लिए डिफाइन करना होगा, एक डिस्टेंस मेरे को इसके लिए डिफाइन करना होगा, ठीक है। उसी तरह एक थीटा मेरे को इसका डिफाइन करना होगा, एक डिस्टेंस मेरे को इसका डिफाइन करना होगा d2। तो 4 वेरिएबल्स मैंने डिफाइन करे। क्यों? क्योंकि मेरे को दो बंदों के बीच में अगर पोजीशन चाहिए, एक तो मेरे को उनके बीच में एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होगी, उनके बीच में एब्सोल्यूट डिस्टेंस कितना है जो कि d1 और d2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक मुझे ये चाहिए होगा उनका डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कितना रोटेशन हो रखा है, कि वो ईस्ट डायरेक्शन से कितना ज्यादा रोटेटेड है या फिर वेस्ट डायरेक्शन से कितना रोटेटेड है। तो एक एंगल मेरा बनेगा QR के लिए θ1 और एक एंगल बनेगा PR के लिए, उसका होगा θ2। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स मैंने बनाए, 4 वेरिएबल्स बना दिए। अब 4 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए हमको, ठीक है। और अब आप बोलोगे P और Q में आपने क्यों नहीं किया ऐसा? क्यों? क्योंकि अगर मेरे को PR और QR अगर इन तीनों की आपस में रिलेटिव पोजीशन पता है तो मैं P और Q की अपने आप रिलेटिव पोजीशन ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे को इनकी आपस में रिलेटिव पोजीशन पता है। मुझे पता है कि R जो है P से कितने एंगल पे है और कितना नीचे है, क्योंकि मैंने इसका एंगल और डिस्टेंस दोनों एज्यूम कर लिया है। उसी तरह मेरे को Q की और R की रिलेटिव पोजीशन पता है, मुझे इनका डिस्टेंस भी एज्यूम कर लिया और थीटा भी एज्यूम कर लिया है। तो इसलिए P और Q के लिए थीटा और डिस्टेंस एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो 4 ही वेरिएबल्स इसमें आएंगे, लेकिन अब मुझे 4 वेरिएबल्स के लिए 4 इक्वेशन चाहिए होती हैं। अब 4 इक्वेशन अब देख लेते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ। अब हमसे पूछ रहा है हाउ फार इज P फ्रॉम Q, P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब इसके लिए हमें चारों वेरिएबल्स चाहिए होंगे तभी हम निकाल सकते हैं। देखते हैं कितनी इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, एक यहाँ से बन जाएगी। 2 इक्वेशन, 4 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व भी नहीं कर सकते आप दोनों को भी यूज कर लो तब भी नहीं निकाल सकते। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर नॉट सफिशिएंट। समझ आ रहा है? जब आपको दो इंसान के बीच में रिलेटिव पोजीशन आपको निकालनी है उनकी, एक तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिएगी, उनका एब्सोल्यूट डिस्टेंस आपस में कितना है, कि भैया मैं जो हूं, मैं अभी अपने लैपटॉप से मान लो 10 मीटर की दूरी पे हूं, ठीक है। तो अब मेरे को ये भी पता लगाना होगा कि मैं अपने लैपटॉप से सीधा देख रहा हूं, लेफ्ट में देख रहा हूं, राइट में देख रहा हूं, किस डायरेक्शन में देख रहा हूं। तो एक वेरिएबल डायरेक्शन का भी आएगा, ठीक है। इसलिए दो वेरिएबल्स आएंगे दो बंदों के बीच में, एक d1 आएगा, एक θ1 आएगा। ऐसे ही दूसरे के लिए आएगा θ2 एंड d2। अब P और Q के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी रिलेटिव पोजीशन मेरे को आपस में खुद को पता है। जैसे ही मेरे को इनकी रिलेटिव पोजीशन होगी तो इनके बीच में मेरे को वैल्यू पता चल जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला काफी इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है, लेटस से मैं 100% को 1 से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। 100% है, अगर मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट करता हूं तो मुझे एक बात बताइए, 80% को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? 0.8 से, ठीक है। 0.8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4/5, ठीक है। उसी तरह अब मैं 125% को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? 1.25। 1.25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5/4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल लेटर्स में मान लेता हूं वो 1 था, उसको मैंने डिक्रीज किया 20% से, मतलब उसको मैंने 80% कर दिया। मतलब 80% क्या होता है? 4/5, तो वो 4/5 हो गया। उसके बाद मैंने उसी आर्टिकल को 25% इंक्रीज किया, तो उसके लिए 25% इंक्रीज करने के लिए क्या? 5/4, तो मैंने 5/4 किया। ये आपस में कटा, ये इससे कट गया, ये से कट गया, तो आंसर इफेक्टिवली 1 ही आया। तो जो ओरिजिनल प्राइस था वही ओरिजिनल प्राइस रह गया, तो नेट चेंज इन प्राइस 0%, ठीक है। सेम कंसेप्ट पे ये 2022 में भी आया था, सेम क्वेश्चन। इसमें क्या है कि मान लो ओरिजिनल प्राइस 1 है, उसको मैंने क्या किया? इंक्रीज किया 25% से, मतलब मैंने 125% कर दिया। 125% जो होता है 5/4 होता है। उसके बाद मैंने प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया, मतलब 80% कर दिया, उसको मैंने 4/5 कर दिया। 80% को 4/5 होता है। उसके बाद मैंने अगेन उसको 10% इंक्रीज किया। 10% इंक्रीज मतलब 110% किया। 110% क्या होता है? 1.1 होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 11/10, ठीक है। तो इसको 11/10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 11/10 बचेगा 1 का, तो ये 1.1 बचेगा। 1.1 होता है 10% एक्स्ट्रा, 10% इंक्रीज हो जाएगा 10%, ठीक है। तो ये अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में ना खेलें, आप सीधा रेशोज में चले जाएं तो सीधा आंसर आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? देयर आर 2 कंटेनर्स x एंड y। x कंटेन्स, x के अंदर कुछ मिल्क है, इसमें मिल्क था ओरिजिनली, ठीक है। ये y है, y के अंदर कुछ वाटर था, ठीक है। दोनों के अंदर 100 ml है। ये सिमेट्री का क्वेश्चन है, अभी आपको बताता हूँ, ये लिखने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम दिस इज ट्रांसफर्ड। अब मैंने यहां से कुछ 20 ml ट्रांसफर किया और यहां से 20 ml ट्रांसफर किया, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि x से मैंने 20 ml y में ट्रांसफर किया और y से 20 ml x में ट्रांसफर किया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, मतलब x में ओरिजिनली मिल्क ही था, ठीक है, और y में ओरिजिनली वाटर ही था, और सारा का सारा मैंने जो काम किया वो सारा सिमेट्रिक किया है। जितना मैंने x से निकाल के y में डाला उतना ही y से निकाल के x में डाला है। मतलब अगर इसने एक हाथ बढ़ाया उसकी तरफ दोस्ती का, तो y ने भी उतना ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो सब कुछ सिमेट्रिक हुआ है। मिरर इमेज है, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूं, यहाँ पे एक मिरर लगा दूं, तो बिल्कुल सिमेट्रिक काम हुआ है सारे का सारा, ठीक है, सारा सिमेट्रिक हुआ है। जितना x ने y को दिया उतना y ने x को दिया है। उसके बाद वो प्रोपोर्शन भी उसी की पूछ रहा है जो ओरिजिनली x में मिल्क था, y में वाटर था। अगर मिल्क की ही प्रोपोर्शन पूछ रहा है x में, वाटर की ही प्रोपोर्शन पूछ रहा है y में, तो जब सारा काम सिमेट्रिक हुआ है तो दोनों की प्रोपोर्शन भी सेम ही होगी। सिमेट्री से आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ये वाला आंसर जो है इसका चेंज आंसर तब हो जाता जब ये पूछता x में ओरिजिनली मिल्क था, लेकिन अब मुझे बताओ वाटर की प्रोपोर्शन कितनी होगी, या फिर x इसकी मिल्क की प्रोपोर्शन क्या होगी। अगर इनको कंपेयर करवाएगा तो चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ओरिजिनली मिल्क था, उसी के अंदर मैंने कुछ निकाला और वापस डाल दिया, इसी में सब कुछ सिमेट्रिकली किया है, तो सब कुछ सिमेट्री से आंसर ए आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो। अगर मुझे आप चाहते हैं कि मैं कॉम्प्रहेंशन पे वीडियो बनाऊं, मैं कॉम्प्रहेंशन में बना दूंगा, मास्टर की, स्केलेटन की, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किस पे वीडियोस बनानी है। एंड जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, here we post MCQs based on the PYQs pattern where the minimum knowledge is required to solve them and maximum application of the concepts is needed. Thank you.